हरियाणा की राजनीति में आजकल एक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? चर्चा तो बहुत गर्म है। सरकार को बने हुए मुश्किल से 1 साल ही हुआ है और अटकलें ये है कि 4 बड़े मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। तो आज हम इसी मामले की तह तक उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर ये समझेंगे कि इन अफवाहों के पीछे की असल कहानी क्या है। क्या ये मुख्यमंत्री सैनी का एक मास्टर स्ट्रोक है अपनी एक नई और मजबूत टीम बनाने का, या फिर ये पार्टी के अंदर की गुटबाजी का नतीजा है? हाँ, जहां मुख्यमंत्री को मजबूरन कुछ बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। देखिए, ये मामला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये जो 4 मामले हैं ना, ये असल में सत्ता चलाने की 4 क्लासिक चुनौतियां दिखाते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहली, एक बेकाबू सीनियर नेता को कैसे संभालें। दूसरी, खराब परफॉर्मेंस को कब तक नजरअंदाज करें। तीसरी चुनौती, पुराने राजनीतिक दुश्मन को सही मौके पर कैसे किनारे लगाएं। और चौथी, स्थानीय नेताओं की जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती है उनको कैसे मैनेज करें। वाह! आज इन 4 मंत्रियों की हम बात करेंगे। हर एक की कहानी इनमें से किसी न किसी एक चौखड़े में बिल्कुल फिट बैठती है। ये तो सुनने में ही काफी मजेदार लग रहा है। तो चलिए इस चौखटे के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बेकाबू सीनियर। और इस रोल में अनिल विज से बड़ा नाम तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। हरियाणा की राजनीति के गब्बर सिंह, 7 बार के विधायक, इतने कद्दावर नेता, फिर उनकी कुर्सी पर तलवार क्यों लटक रही है? अनिल विज के मामले में एक नहीं बल्कि दोहरी चुनौती है। पहली वजह तो उनकी सेहत है जो सबके सामने है। हाँ। हमारे सूत्र बताते हैं कि जून 2025 में पैर में फ्रैक्चर होने के बाद से वो मंत्रालय के काम से लगभग दूर हैं। अब जब मंत्री ऑफिस नहीं आ पा रहे तो जाहिर है उनके विभागों का काम तो ठप पड़ेगा ही। मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने गए थे, लेकिन सेहत एक बड़ी और कह सकते हैं एक जायज वजह है। लेकिन एक मिनट, अनिल विज तो बीजेपी के सबसे पुराने और वफादार नेताओं में से एक है। क्या पार्टी सिर्फ सेहत की वजह से इतने बड़े कद के नेता पर कोई कार्रवाई करेगी, या पर्दे के पीछे कोई और बड़ी वजह है? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और यहीं पर दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी वजह सामने आती है। उनका राजनीतिक अंदाज। एकदम सही, उनका राजनीतिक अंदाज। विच अपने बेबाक बयानों से कई बार अपनी ही सरकार को मुश्किल में डाल देते हैं। जैसे याद है जुलाई 2025 में जब वो अंबाला के एक अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। हाँ, वो वीडियो तो काफी वायरल हुआ था। और MRI रिपोर्ट में देरी होने पर स्टाफ को सरेआम फटकार लगा दी। और उस फटकार से हुआ क्या? सरकार जिस PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भरोसे अस्पतालों को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, विज के गुस्से ने उसी मॉडल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। अच्छा। इसी तरह वो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट के बरामदगी पर उनका बयान, वो विपक्ष के लिए एक हथियार बन गया। जानकार बताते हैं कि पार्टी आला कमान को उनकी आलोचनात्मक शैली, खासकर सोशल मीडिया पर सरकार के ही फैसलों पर सवाल उठाना, अब अनुशासनहीनता लगने लगा है। जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी बेबाकी, वही अब उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। बिल्कुल। तो अनिल विज का मामला तो अनुशासन और खुद के बनाए नियमों का है, लेकिन क्या हर मंत्री पर गाज इसी वजह से गिर रही है, या किसी के कामकाज यानी परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहा है? हाँ, यहीं पर दूसरा मामला आता है, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का। उनका मामला शायद इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। श्याम सिंह राणा का मामला सीधे सीधे प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई बयानबाजी या सेहत का मुद्दा नहीं है, सवाल सीधे उनके काम पर उठ रहे हैं। और ये सवाल कौन उठा रहा है? विपक्ष। सबसे गंभीर बात यही है कि ये सवाल बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से ही उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के एक आंतरिक सर्वे में ही उनके काम को औसत से भी कम आंका गया है। लेकिन क्या पार्टी का आंतरिक सर्वे हमेशा भरोसेमंद होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सर्वे किसी विरोधी गुट ने लीक करवाया हो ताकि श्याम सिंह राणा को हटाने का एक बहाना मिल जाए? ये राजनीति में हमेशा एक संभावना रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत भी सर्वे की बात को मजबूत करती है। कैसे? देखिए, हरियाणा में किसानों का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। हाँ, ये तो है। और किसानों में नाराजगी साफ दिख रही है। मिसाल के तौर पे किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है पराली जलाना। इसके समाधान के तौर पे जो डीकंपोजर तकनीक लाई गई, जिससे पराली खेत में ही गल जाती है, वो भी इतनी देर से पहुंची कि उसका असल फायदा ही नहीं हुआ। और शायद वो डायरेक्ट सीडिंग तकनीक वाला मामला भी था। हाँ, वही अक्टूबर 2025 में उन्होंने डायरेक्ट सीडिंग तकनीक यानी बिना खेत की जुताई किए सीधी बिजाई, उसको बढ़ावा देने के निर्देश तो दिए, लेकिन हुआ क्या हुआ? जमीनी स्तर पर किसानों को ना तो समय पर सब्सिडी मिली और ना ही बीज। नतीजा ये हुआ कि एक अच्छी योजना भी सिर्फ कागजों पर रह गई।
तो जब विपक्ष उन्हें कागजी किसान नेता कहकर घेर रहा हो और मुख्यमंत्री खुद किसान मुद्दों को अपनी पहली प्राथमिकता बता रहे हो, तो ऐसे में एक कमजोर प्रदर्शन वाले कृषि मंत्री को बदलना लगभग तय हो जाता है। तो ये मामला तो साफ तौर पर खराब रिपोर्ट कार्ड का है। अब आते हैं हमारे फ्रेमवर्क के तीसरे हिस्से पर, पुराने राजनीतिक दुश्मन। यहां डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम फिट होता है। कहा जा रहा है कि उनका मामला प्रदर्शन से ज्यादा पुराने हिसाब किताब चुकाने का है। बिल्कुल, यहाँ हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा पन्ना खुलता है जिसे कई लोग शायद भूल चुके होंगे। ये कहानी है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनके मतभेदों की। अच्छा। बात है 2022 की, जब शर्मा ने खुले मन से हरियाणा में ब्राह्मण सीएम की मांग कर दी थी। ओहो, हाँ, ये तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था। बहुत बड़ा। और ये सीधा सीधा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना था, जिन्हें पंजाबी समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। इस एक बयान ने पार्टी के अंदर जातिगत समीकरणों में भूचाल ला दिया था। अच्छा, तो मतलब अरविंद शर्मा का रिपोर्ट कार्ड उतना मायने नहीं रखता जितना कि उनकी पुरानी दुश्मनी। ये तो बिल्कुल वैसी ही राजनीति है जैसी फिल्मों में दिखाते हैं, जहां पुराने हिसाब किताब चुकाए जाते हैं। राजनीति असल में वैसी ही होती है। अंदर खाने की खबर यह है कि खट्टर का खेमा आज भी पार्टी में बहुत प्रभावशाली है और वे उस पुराने विवादों को भूले नहीं हैं। तो उनके खराब प्रदर्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, अरविंद शर्मा के खराब प्रदर्शन ने उनके विरोधियों के हाथ में एक मजबूत हथियार दे दिया है। जैसे मार्च 2025 में विधानसभा के अंदर ही उनकी अपनी ही पार्टी के एक विधायक राम कुमार गौतम से भ्रष्टाचार के आरोपों पर तीखी झड़प हो गई थी। इसके अलावा पर्यटन और जेल सुधार जैसे उनके विभागों में भी काम की रफ्तार बहुत धीमी रही है। तो उनके विरोधियों को ये कहने का मौका मिल गया है कि न तो इनका काम अच्छा है और न ही पार्टी के प्रति इनकी वफादारी। तो ये सत्ता के दो ध्रुवों के बीच की खींचतान का नतीजा लग रहा है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी मामले पर, राजेश नागर। उनका केस तो और भी अनोखा है, जहां जिले की राजनीति राज्य की कैबिनेट पर भारी पड़ रही है। हाँ। उनके खिलाफ तो फरीदाबाद के सांसद ही खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला है? देखिए, दिखाने के लिए तो यही वजह बताई जा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर पर आरोप है कि राशन बांटने की व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं और लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि फरीदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक शहर में जहां लाखों मजदूर रहते हैं, उन्हें सस्ता अनाज मिलने में दिक्कत आ रही है, जिससे स्थानीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर नाराज हैं। लेकिन क्या यही असली वजह है? जैसा हमने पहले कहा, राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। सही पकड़ा आपने। और यहाँ भी कहानी का असली पेच कहीं और ही है। हमारे सूत्र बताते हैं कि असली वजह है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। मतलब? कहा जा रहा है कि सांसद कृष्णपाल गुर्जर अगले विधानसभा चुनाव में राजेश नागर की तिगांव सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ओहो। अगर नागर मंत्री बने रहते हैं तो वो सीट पर और मजबूत हो जाएंगे, जिससे उनके बेटे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। ये तो कमाल की विडंबना है। सितंबर 2024 के चुनावों में कृष्णपाल गुर्जर ने ही राजेश नागर के लिए जमकर प्रचार किया था और मंत्री बनवाने में मदद की थी, और अब साल भर के अंदर ही वो उन्हें हटाने की वजह बन गए हैं। यही तो स्थानीय राजनीति का असली चेहरा है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं रातों रात राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती हैं। मंत्री के तौर पर नागर का प्रदर्शन शायद उतना बुरा ना हो, लेकिन वो एक बड़ी राजनीतिक बिसात के सिर्फ एक मोहरा बन गए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सामने 4 बहुत अलग अलग कहानियां हैं। एक कद्दावर नेता की अनुशासनहीनता, एक मंत्री का खराब रिपोर्ट कार्ड, एक पुरानी राजनीतिक दुश्मनी और एक स्थानीय सत्ता का संघर्ष। तो इन सबको जोड़कर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? क्या ये मुख्यमंत्री सैनी का मास्टर स्ट्रोक है या उनकी मजबूरी? मैं कहूंगा कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। एक तरफ ये मुख्यमंत्री सैनी की अपनी पकड़ मजबूत करने और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है। हाँ, कोई भी नया मुख्यमंत्री अपनी टीम बनाना चाहता है। बिल्कुल, वो ये दिखाना चाहता है कि कमान अब पूरी तरह उसके हाथ में है। इन चारों को हटाकर वो संदेश देंगे कि सरकार की छवि और प्रदर्शन से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा या पुराना नेता क्यों ना हो। और इसका समय भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है, खासकर आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए। निश्चित रूप से ये फेरबदल, जिसके नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में होने की संभावना है, ये लोकसभा चुनावों की तैयारी का ही एक हिस्सा है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो अपने घर के अंदर की कलह को संभाल सकती है और एक मजबूत एकजुट टीम के साथ चुनाव में उतरेगी। जब विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा हो, तो सरकार अपनी छवि को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। तो क्या हमें कैबिनेट में कुछ नए और युवा चेहरों की उम्मीद करनी चाहिए?
संकेत तो इसी तरफ मिल रहे हैं। अक्टूबर 2024 में जब ये कैबिनेट बनी थी तो अनुभव को तरजीह दी गई थी। सही है। लेकिन अब शायद रणनीति बदल रही है। हो सकता है कि पुराने और अनुभवी चेहरों की जगह कुछ युवा और बेदाग छवि वाले नेताओं को मौका दिया जाए। ये बीजेपी के लिए हरियाणा में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव हो सकता है, जिससे वो भविष्य की राजनीति को भी साधने की कोशिश करेगी। तो सवाल यही बचता है कि क्या ये कैबिनेट फेरबदल हरियाणा बीजेपी में नई ऊर्जा भरेगा या फिर इससे पार्टी के अंदर की गुटबाजी और बढ़ जाएगी। जिन बड़े मंत्रियों को हटाया जाएगा, जाहिर है उनके समर्थक चुप तो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल नहीं। अनिल विज जैसे नेता को हटाना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आसान फैसला नहीं होगा। और यहीं पे हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ ये देखना अहम नहीं है कि कौन जा रहा है, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी होगा कि उनकी जगह कौन आ रहा है। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या नए मंत्री किसी खास जातिगत समीकरण को साधने के लिए लाए जाएंगे या किसी बड़े नेता के प्रति वफादारी का इनाम दिया जाएगा, या फिर वाकई उनके काम को देखकर उन्हें चुना जाएगा? हाँ, नए चेहरों का चुनाव ही इस फेरबदल के असली मकसद और हरियाणा में बीजेपी की भविष्य की दिशा का सबसे बड़ा खुलासा करेगा।